अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। पहले तो आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। रिलेटिवली सेफ़ और किसी बहुत बड़े हादसे के बगैर गुजर गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अव्वल तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जी दुआ करें कि ये आपकी अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल ईद गुजरी है, जो बड़ी ईद है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली गुजरे और उसके बाद ईदें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गुजरे। पॉलिटिकल सीन पे ईद का से खामोशी रही, लेकिन एक्टिविटी शुरू हो गई है। कल इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उस पर उन्होंने दो बातें बड़ी सख्ती कर दी। एक तो उन्होंने एक नया इल्ज़ाम लगा दिया, उन्होंने कहा कि ये जब गवर्नमेंट्स मैंने अपनी डिज़ोल्व की थी तो ये मशवरा जनरल बाजवा साहब का मशवरा था और उन्हीं के मशवरे पे मैंने गवर्नमेंट डिज़ोल्व की। बाद में नज़र ये आ रहा है कि पीटीआई इस बयानी से थोड़ा सा पीछे हट रही है, क्योंकि शायद ये थॉट होगी कि पहले जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम था, मीर जाफ़र, मीर सादिक और फिर अमेरिकन साजिश, सारा साइफ़र, तो फिर उसी की बात क्यों सुन रहे थे। एनीवे डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ जाती इल्ज़ाम भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि अलीम ख़ान को जो सपोर्ट कर रहे थे जनरल बाजवा, वो इसलिए कर रहे थे कि शायद उनके ससुर के लिए उन्होंने 4-5 कनाल की कोई रेजिडेंस बना दी है। वो भी सारी बातें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये थी जो उन्होंने कहा कि इलेक्शंस का उस पर है। 26 तारीख मीटिंग आनी है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की क़यादत आ रही है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक 27 तारीख दी हुई है इस माह की, जिसमें उन्होंने डेडलाइन दी हुई है दोबारा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पैसे दे इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट। फिर वहाँ पे इनके वकला ने कहा कि जी वो पार्लियामान का उस पर रेजोल्यूशन है, फ़लानी बात है। हम 26 को हमने अपनी मीटिंग कॉल की हुई है और उसमें बड़े फ़ैसले होंगे। अदालत ने तो लास्ट हेयरिंग पे कोई 4 घंटे दिए थे, 11 साढ़े 11 अदालत बैठी थी और उन्होंने कहा जी 4 बजे तक आप मिल के आएँ और फ़ैसला करें। तो उनको बताया गया बहुत से लोग ईद के लिए निकल गए हैं। 26 को ये मीटिंग है, 27 को उनकी फिर अदालत में पेशिंग है। अभी इत्तला आ रही कि 26 को मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्टी की भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग कॉल कर ली है। अब क्या वो उस मीटिंग में क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, उनका बड़ी हार्ड लाइन है। सो ये अगले 2-3 दिन दबा के खिचड़ी पक रही है। इन द मीन टाइम पीटीआई के अंदर से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें। आपको याद है टिकट्स की बात आई तो जो बड़े बड़े नाम हैं, हमाद अज़हर, फवाद चौधरी, अपना मखदूम शाह महमूद कुरैशी, इनको भी टिकट्स नहीं मिली प्रोविंशियल की। तो लोग कह रहे हैं कि जितने कंटेंडर्स थे उनको तो फारिग कर दिया खान साहब ने एक ही स्ट्रोक में, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को टिकट मिल गई है। खान साहब ने अपने इंटरव्यू में, मारिया के इंटरव्यू में, मारिया मेमन के इंटरव्यू में कहा, क्लैरिफाई किया है कि मैं इसलिए नहीं दे रहा उनको क्योंकि मुझे इनकी वफाक में ज़रूरत है। अब पता नहीं कि वो बुज़दार साहब की यहाँ ज़रूरत है या नहीं है। सो ये हो क्या रहा है। और अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि असल मसला ये नहीं है कि ये पॉलिटिकल क़यादत क्या सोचती है, फ़लाना क्या सोचता है। असल मसला है मिसट्रस्ट बिटवीन दी आर्मी एंड इमरान खान। वो अगर रिज़ॉल्व होगा तो इलेक्शन भी हो जाएंगे, वो अगर रिज़ॉल्व नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होंगे। और क्या सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट पेशी पे हम देख रहे थे रवैया, क्या थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट सबड्यूड लग रही है, बैकफुट पे है। और सबसे बड़ी बात जो पिछले 24 घंटों में हुई है, वो एक ऑडियो टेप निकली है जिसमें ख्वाजा तारिक रहीम जो फॉर्मर गवर्नर थे, उनकी मिसेस और चीफ जस्टिस साहब की सास जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। और चलेज टेप में वो बात कर रही हैं पीटीआई की और बड़े इमोशनल तरीके से, और एक मैसेजिंग की बात हो रही है। वो भी हम आपको सुना भी देंगे, लेज टेप जो सी है। लेकिन इसकी टाइमिंग को जो क्रिटिक्स हैं वो कहा जा रहा है कि ये एक चीफ जस्टिस पे प्रेशराइज करने का खुला टैक्टिक है और उन पे बोझ डाला जा रहा है ताकि वो ये साबित किया जाए कि वो प्रिंसिपल स्टांस नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल स्टांस है। तो गन तो फुल पड़ गया और जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हफ्ता 7 दिन दे आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। तो इन तमाम चीज़ों में थोड़ा सा इंट्रो लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैं चाह रहा था कि कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें रख दें। इमरान खान इंस्टीट्यूशन का मिसट्रस्ट, टेप्स निकल के चीफ जस्टिस पर फर्दर प्रेशर, फिर चीफ जस्टिस ने ख़ुद कंसीड किया कि जो उनको ब्रीफिंग दी वज़ारत दफ़ा में और टॉप जनरल्स ने, DGMO ने, DGISI ने, तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि काश ये मीटिंग पहले हमें ब्रीफिंग इस लेवल की होगी होती, मगर अब तो हम फैसला दे चुके हैं। मगर अपोजिशन सरकार ये कहती है कि उन्होंने आपको ये मीटिंग पहले ऑफ़र की थी, आपने नहीं ली। सो यू नो एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स।
तो इन तमाम चीज़ों पे अहाता करने की कोशिश करेंगे। मुझे स्टूडियो में, लाहौर स्टूडियो में जो है काशिफ अब्बासी साहब ने, बहुत शुक्रिया काशिफ। हमें मुनीफ फारूक हमारे साथ हैं और वो हमें स्काइप पे हैं। सईद काजी साहब अनदर सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन किया हुआ है और ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमें हामिद मीर भी ज्वाइन कर लेंगे। काशिफ, लेट्स स्टार्ट विद यू। वैसे आई एम सरप्राइज, मेरा नहीं ख्याल था कि आप सासों और बहुओं तक बात चली गई है कि उनके भी फ़ोन टेप होंगे। बट एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, एक टेप है, चीज़ निकली है और डेफिनेटली एक प्रेशर तो पड़ता है। इज इट अ बिट टू लिटिल प्रेशर टू लेट? देखिए, मसला ये है कि अगर गल सस्सां ते आ गई है ना, तो मेरा ख्याल है फिर सुलह कर लें। गल आपस में बैठ के मामला तय कर लो और देखो कि मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। ये सोचें ज़रा। वैसे तो इसमें मुझे कोई बताएं, वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि दो हाउसवाइफ्स आपस में ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम? हाँ, क्या मसला? कौन जुमला मुझे वो बताएंगे जिसमें और ओपिनियन है, अब दोनों की पॉलिटिकल ओपिनियन है। मैंने उसको कहा कि तेरे लाखों लोग दुआ कर रहे हैं। हाँ। यही प्रॉब्लम होगी ना सबसे ज्यादा, कि तूने 100 मोटो लिया, तेरे लिए लाखों लोग जगह जगह दुआ कर रहे हैं। अगर सास का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर मिसेस तारिक रहीम का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, क्या प्रॉब्लम है? व्हाई डज समबडी हैव अ प्रॉब्लम? आई नो अ लॉट ऑफ दीज पॉलिटिकल फोर्स लोग जिनके बच्चों ने जाके 2013 में इमरान खान को वोट डाला। लेकिन उससे ये होता है कि एज इफ एक इम्प्लाइड प्रेशर तो पड़ता है ना। क्या प्रेशर हम जबरदस्ती डाल रहे हैं। प्रेशर डलवाया जा रहा है, प्रेशर कहा जा रहा है मीडिया को ये उठाएं और कहें सास की टेप लीक हो गई। अच्छा जी, बताएं इसमें लीक होने वाली चीज क्या है जिसमें आपको प्रॉब्लम है? कि मुल्क के कोई राज है या कोई ऐसी गुफ्तगू होती ना कि मुझे उमर ने बताया है कि इमरान खान से उसकी मुलाकात। वो कहते हैं कि वो इस तरह कह रहे हैं कि उमर को उनका डटा रही, खलोता रहे। सास कह रही है ना भाई, उसकी एक पॉलिटिकल मीनिंग है। मालिक साहब, मेरी वालदा अल्लाह जन्नत में जगह दे जिंदा, 2 साल पहले उनकी डेथ हुई। अगर आप कोई कॉन्वर्सेशन सुनते मेरी और अम्मा की, जो मशवरे मेरी माँ मुझे 15-16 साल देती रही जब मैं जर्नलिज्म में आया, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू से कुछ मान लेते तो बेहतर आदमी होते, हालात बेहतर हो जाता है। ये गल ठीक है। So you don't think it's going to make any difference? नहीं, बात डिफरेंस की नहीं है। बात ये है कि ये कर क्या रहे हैं। कर ये रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पर मैंने 2-3 वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। क्या इसमें किसी जगह को कभी कोई मुलाकात हुई है इनमें से? इन तीनों चारों में से किसी की मुलाकात हुई इन दोनों में से? जवाब मोस्ट लाइकली नहीं। तो आपको ऐसे पता है ये सब आवाज़ इन दोनों में से किसी एक की है, क्योंकि आपको पता है कि जिसने भी फील्डिंग लगाई थी वो इनके घर, इनके किसी के फ़ोन के ऊपर फील्डिंग लगाई है। फील्डिंग लगाई है मतलब आपने रिकॉर्डिंग की इनकी, फिर आपको ये टेप भेजी होगी, भाई में से किसी ने भी एक टेप भेजी होगी और कहा होगा सास है जी उमर अताब बंदयाल की, इसके ऊपर शोर डाल दें बस कि फैसले सास ज़दा हैं। और मैं कोई ट्विटर पे देख रहा था और फैसले सास ज़दा होने शुरू हो गए। ये सारा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, अगर आप देखें ना कि वॉरफेयर कैसे होता है। वॉरफेयर ये मालिक साहब आप झूठ बोल रहे हैं, उधर से मुनीब कहेगा मालिक साहब आप देखें ज्यादती कर रहे हैं, और सडनली ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी चैनलों को कौन फोन कर करके कह रहा है ये चलाएं, और कहें मुबैना तौर पर ये टीवी चैनल में किसने कभी मुलाकात की और बात सुनी होगी सास की या तारिक रहीम साहब की, एहलिया की। ये इस तरह की ऑडियो रुलती भी फिरती रहे ना, टीवी चैनल्स नहीं चलाया करते अनलेस पीछे से, इसलिए टीवी चैनल हम इसलिए चला रहे हैं कि शी इज द मदर इन लॉ ऑफ द चीफ जज। हाउ डू यू नो? टाइमिंग नहीं, अलेज्ड कह रहे हैं ना। अलेज्ड किस तरह? आपको वो अलेज करने के लिए भी मालिक साहब कोई ग्राउंड होता है ना अलेज करने का। आप कैसे अलेज कर रहे हैं कि ये मदर इन लॉ? Have you ever heard that conversation? डायरेक्टर न्यूज़ को बुलाए, पूछे तूने कभी उससे मुलाकात की है? We have not heard it. कौन कहता है कि मुनीब एक बात, कौन कहता है ये मदर इन लॉ है? जिसने टेप भेजी है और वापस भेजी है वही कह रहा है मदर इन लॉ है, चलाओ इसको। और है भी तो डिफरेंस। मुझे वो जुमला, आप चारों भाइयों से गुजारिश है, सबसे पहले वो जुमला बता दें जिसमें आपको लगता है कि कोई इंक्रिमिनेटिंग बात की गई है, जिसमें यह गुफ्तगू हो रही है कि चीफ जस्टिस इमरान खान से मिले, उसने तहरीक इंसाफ से पैसे लिए, उसने कोई खुफिया मुलाकातें की, उसने साजिश के तहत ये मुनीब, इसमें आपको वो जुमला बताएं। सिर्फ आपको कोई इंक्रिमिनेटिंग चीज लगती है इसमें? बिकॉज 2 ख्वातीन हैं आपस में बात कर रही हैं, पूरे ट्विटर पे आग लगी हुई है, 3 प्रेसर्स हो गए हैं सरकार की तरफ से। बल्कि मेरे लिए तो अलार्मिंग चीज़ ये है कि अगर हाउसवाइफ्स के फ़ोन टेप होने शुरू हो गए हैं, रिगार्डलेस के वो किसकी माँ हैं किसकी सास हैं, दैट इज़ द मोर अलार्मिंग थिंग कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में, हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन क्या इसमें कोई इंक्रिमिनेटिंग आपको लगता है? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। मुझे तो फ्रैंकली इसमें इंक्रिमिनेटिंग तो खैर दूर की बात हो जाती है। आई थिंक इट्स अ हार्श वर्ड। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि देखिए 2 लोग जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू हैव देयर पॉलिटिकल ओपिनियन। एग्जैक्टली।
फाइन, उनमें से किसी का कोई रिश्तेदार है, किसी की माँ है, किसी की सास है, किसी की बीवी है, फाइन, दे कैन सपोर्ट एनीबॉडी, और वो अपने स्पाउस को भी कह सकते हैं। इस तरह से बहुत सी चीजें हमारे घरों के अंदर होती हैं कि आप आते हैं और आपका कोई, आपकी बेगम कह रही है, आपका बेटा कह रहा है, भाई कह रहा है, यार तू इंज नहीं करना, सी कर देता अपना, यू नो, these type of conversations they take place around. गवर्नमेंट इतनी एक्साइटेड उसकी एक वजह है, यू नो, मैं अर्ज करता हूँ कि देखिए ये चीज जब चल रही है तो इस चीज को, ये किस चीज को आर्गुमेंट कर रही है, जोर किस चीज के ऊपर डाल रहा है? जोर ये डाल रहा है कि इस वक्त कोई भी कानून या आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। देखिए हुकूमत भी इस वक्त पूरी तौर पर जो अपनी पॉलिटिकल एक्सपीडियंस है उसके लिहाज से कोशिश नहीं है कि किसी तरह हाथ खींच के, बाजू मरोड़ के, आंखें दिखा के या जप्पी डाल के किसी ना किसी तरह वक्त गेन करे और इलेक्शन नहीं करवाए। अब जारी बात है हुकूमत ये अकेले तो नहीं करती, पूरी रियासत, पूरी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ होती है। दूसरी बात ये है कि उधर जो सुप्रीम कोर्ट की हालत है वहां पर भी यही कुछ है। देखिए मैं तो कहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले तो आजम नजीर तारड़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो कॉज नोटिस इशू करना चाहिए। क्यों? सबसे बड़ी बात देखिए, ये बातें तो आज की हो रही है ना, अगर एक सिटिंग चीफ जस्टिस के ऊपर ये इल्जाम दो फेडरल मिनिस्टर्स लगाएं और एम्फसाइज करें कि जनाब आपने जूनियर जजों को अपॉइंट करने के लिए जनरल बाजवा फॉर्मर आर्मी चीफ को कहा था कि आजम नजीर तारड़ का वोट हमें डलवाएं, और हमने गारंटीज वहां पर सेटलमेंट की थी, सब कुछ हुआ था कि काम बड़ा ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि ये करें, उन्होंने अभी तक ये नहीं किया। क्यों? अब बसद एहतराम, जब आपके दिल में चोर हो तो फिर आप इस किस्म के काम नहीं करते। या तो आप, ये लोग अल्लाह का शुक्र है हयात है ना सारे, बाजवा साहब तो चले, उनका एक्सेस नहीं होगी, वो आजम नजीर तारड़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब तो इधर ही फिर रहे हैं ना, बुला ले उन्हें कि हाँ जी बताएं मैंने कब कहा था। साथ ही प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं कि भाई किसने आपको पैगाम दिया था? मैंने तो किसी आर्मी चीफ को नहीं कहा था कि जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट पे अपॉइंट करना है और जरा हालात माहौल ठीक करें। जब आपने ये काम किए हों तो फिर आपसे बहुत सारी चीजों के अंदर फिर आपको पता है ना, कोई रूल ऑफ लॉ या बाय द बुक तो कुछ चलता नहीं। ये काम जो ऑडियो वाला है ये कोई बाय द बुक चलने वाला है, कोई इंसानों वाली हरकत तो मुझे समझ नहीं आती इसके अंदर। दूसरी बात यह है कि जब आपको पूरी छोड़ दें, मैं कहता हूँ जी सारे लॉयर्स, अनलेस कि उसने किसी का सियासी जमात का किसी का ब्रीफ पकड़ लें तो जारी बात है आपका आर्गुमेंट भी फिर वो टेंट हो जाता है। आप किसी वकील से पूछ लें, किसी बंदे से पूछ लें कि ओवरऑल जो डिमांड है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की हो, सुप्रीम कोर्ट बार के लोगों की हो, ओवरऑल वकला की हो, कि यार ये यहाँ तक मामला डल ही नहीं था। अगर इलेक्शन की बात थी तो कोई इसके ऊपर आर्गुमेंट कर ही नहीं सकता कि 90 दिन से आगे जाएं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजों को आपको कॉन्टेक्स्ट में रख के देखना पड़ता है। आपके मुल्क के चीफ जस्टिस अगर हैंड पिक करेंगे, और इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में भी हम ख्याल बेंच था, खिलजी आरिफ हुसैन, जवाद अस्फाजा का, और इफ्तिखार चौधरी बैठते थे। आज भी अगर एक बसद एहतराम ये हम ख्याल बेंच मौजूद है और फिर आप चेरी पिक करके जल्दी जो सब उठाते हैं सीनियोरिटी पे और पता नहीं कहां से उठा कर, और फिर आप उनसे एक बेंच बनवाते हैं। आप यहां तक चले जाते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का स्टूडेंट हूं मालिक साहब, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर एंटिसिपेटरी इंजंक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप उसको लेकर आते हैं। आप एक कानून जो कि अभी बना ही नहीं है, बिल्कुल बदनीति पर होगा, उसमें एंटिसिपेटरी जुरिसडिक्शन में वो बात करते हैं, हिस्बा बिल की एग्जांपल देते हैं कि जी 9 मेंबर बेंच ने नहीं वो एडवाइजरी ना सर, उसको सर गुजारे, वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन थी, दैट वाज नॉट बाइंडिंग, दैट इज जो भी कहता है वो बदनीति करता है। सवाल तो बुनियादी है कि बहुत सारी खराबियां हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं मानता हूं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, मैं मानता हूं कि खराबियां हो रही हैं, ये फैसले गलत आ रहे हैं, लेकिन ये सास की ऑडियो रिकॉर्ड करना कैसे ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट यार? वो तो कह रहे हैं, वो भी कंडेम कर रहे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल गलत चीज है, ये तो बेहुदा हरकत है, ये गलत चीज है ना। पर बात ये सर मेरी, अगर मैं काजी साहब को कर पाऊं सर, एक सेकंड सिर्फ, मैं जो काजी साहब फरमा रहे हैं मैं उस बात से एग्री करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सर कि आप ये स्पेस कब क्रिएट करते हैं? उस वक्त जब कोई भी बाय द बुक नहीं चल रहा ना, या तो उधर कानून और आइन की पासदारी हो रही है और यहाँ सारे 2 नंबर इकट्ठे हो गए हो, तो बंदा कहे यानी ये बिल्कुल ठीक, वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जब हर कोई अपनी एक्सपीरियंस से काम कर रहा है और कन्वीनियंस से काम कर रहा है तो फिर कोई कानून के रूल थोड़ा सा फर्क है। एक कानून देखें, सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है, मैं आई एम अ क्रिटिक ऑफ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज डन इन दिस पास्ट फ्यू मंथ्स, मैं कोई उससे एग्री नहीं करता हूं, लेकिन फुल कोर्ट ना बनाना कानून तोड़ना नहीं है। फुल कोर्ट ना बनाना या इनमें से जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट, फुल कोर्ट ना बनाना कानून तोड़ना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तोड़ना है। सुप्रीम कोर्ट टूट रही है, यहाँ कानून तोड़कर
चीफ जस्टिस पर प्रेशर डालने की कोशिश, ये गैर कानूनी है। हामिद, ये जो अब एलेज टेप्स निकल आई हैं, इसका एक नई कंट्रोवर्सी चल पड़ी है। अब 27 को फिर तारीख है, सब कुछ है। सब एक आम तासुर यह था कि लास्ट तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मसालत वाला अंदाज़ अपनाया, पॉलिटिशियंस को कहा भी आपस में बात करें, फैसला अब आ गया है, वो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप लोग मिल के कोई फ़ैसला कर लें तो कोर्ट आपको सपोर्ट भी करेगी, डेट्स भी ऊपर नीचे हो सकती हैं अगर एवरीबडी एग्रीज टू इट। उसके बाद ये टेप निकलना, फिर ये चीज़ें चलनी और इस पर बहस, और एक के बाद यके बाद दीगरे धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सरकारी वज़रा की और ऑफिस बेरर्स की पार्टी के। इसका क्या मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट और इदारों की जो खलीज है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है, वरना ये इस किस्म की टेप्स तो ना निकलती। यार मालिक साहब, टेप्स तो मेरी भी निकलती रही है, आपको पता है, थोड़े अरसे निकलती रही हैं। तो ये टेप जो है, ये जब निकलती है तो एक सवाल पैदा होता है कि ये किसने टेप निकाली है। तो ये सवाल जो है, इसका जवाब आज तक किसी ने तलाश नहीं किया। जब मेरी टेप निकली थी तो मुझे भी अदालतों में घसीटा गया, मेरे पे भी बड़े मुकदमे कायम हुए। मेरा वकील अदालत में कहता था जी पहले ये बताइए टेप किसने रिकॉर्ड की है, इसका कोई जवाब ही नहीं देता था। और यहाँ तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने टेप की बुनियाद पे मेरे पे मुकदमा दर्ज करवा दिया अगवा और कत्ल का। ये नहीं पूछा कि ये टेप जो है ये कहाँ से आई। अब जब थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज मुजाहिर अकबर नकवी साहब की टेप निकली तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि भाई कोई तो ये सवाल उठाए कि ये टेप आई किधर से है और किसने टेप किया है। तो नहीं हामिद, वो तो पहला सवाल है, नेचुरल सवाल है जो बनता है, जिसका हमें पता है जवाब भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उस टेप की टाइमिंग और उसके इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं। मालिक साहब, बात यह है कि जब तक आपको ये नहीं पता कि ये टेप जो है ये किसने रिकॉर्ड किया और कौन लेके आया है, कोई इसका ओनरशिप नहीं ले रहा, तो मेरा ख्याल है इसको डिस्कस करने का फायदा कोई नहीं है। आप इसको और मैं डिस्कस करेंगे। मीर साहब, इन टेपों की बुनियाद पर जजेस बेंचों से हट रहे हैं, जजेस अपने ब्रदर जजेस उनके खिलाफ नोट्स लिख रहे हैं कि आप बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। हम सीरियस कैसे नहीं लेंगे इन टेप्स को? आप ना लें भाईजान, ना लो। मेरे से सवाल मालिक साहब ने पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते तो मैं खाली कह रहा कि उसका कॉन्सिक्वेंस तो है ना। वो तो मसला वही है ना हामिद, बात यह सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद सीरियस ले रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं। मैं इसको हामिद मुझे ये जवाब दें, मैं इसको एक और एंगल से देख रहा हूँ। मैं इस एंगल से देख रहा हूँ कि अगर ये तासुर बड़ा थोड़ा सा बना भी था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इदारों के साथ मिल के कोशिश कर रही है कि ये मामला ठंडा हो जाए, किसी तरह ये रेड लाइंस क्रॉस ना हो, तो उन हालात में इस तरह की टेप का निकलने से क्या ये मतलब नहीं निकलता कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं सपोर्ट है इदारों की जिस तरह शायद होनी चाहिए? यार मुझे नहीं इन बातों का पता, क्योंकि मेरी टेपें निकलती रही हैं और इसलिए मेरा तो इसी पॉइंट पे मेरा जोर है। यहीं पे मेरी सुई फंसी हुई है कि पहले ये पता चलना है कि टेप आई कहाँ से। और वो तो सुई फंसी रहनी है, वो तो नहीं पता लग रहा। अगर आपने सिर्फ ऊंची ऊंची बोल के ब्लड प्रेशर हाई करना पड़ा तो करते रहे। मेरी सुई यहीं पे फंसी है। आप देखिए ना, आप जरा अपना भी जायजा लें। आप लोग अभी मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, आप इस तरह बोल रहे थे जिस तरह के ना थोड़ी अपनी कोई जिंदगी मौत की लड़ाई। इन्नी ऊंची ऊंची तुम बोल रहे हो ब्लड प्रेशर आई की तो है, तो मैंने भी बोला मैं नहीं बोलना, मैंने उस तरह नहीं बोलना। मैं आपकी नहीं, अच्छी बात है। ब्लड प्रेशर से तो सारे मुल्क का नीचे होने की जरूरत है। ये ब्लड प्रेशर ही तो सारा बेड़ा कर किया हुआ है। अच्छा ये बताएं, अगर ब्लड प्रेशर नीचे है तो इलेक्शन होता नजर आ रहा है मई में? ये मैं आपको बड़ी देर पहले बता दिया था, जब अप्रैल में मार्च में जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो उसको भी बता दिया था। इन्फॉर्मेशन शेयर की थी आपके साथ, कोई मैंने अपना एनालिसिस नहीं दिया था। उसको भी मेरे पे बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी। एक तो प्रॉब्लम यह है कि आप लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूँ उस पे, उसके बाद फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। पीटीआई की ट्रोलिंग तो हर एक ही होती है यार। हमें ट्रोलिंग के ऊपर से क्या फिक्र करनी? वाई वरी अबाउट ट्रोलिंग? यही बताया था कि ख्वाहिश मेरी ये है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। खबर ये है कि इलेक्शन नहीं होना, तो अभी तक तो नहीं हुआ और 14 मई को भी नहीं होना, लेकिन हो सकता है उसके बाद हो जाए। अक्टूबर में हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन जिस तरीके से आप लोग अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप करवाएंगे, क्योंकि लॉजिक से बात करें ना, गुस्से में ना बात करें। तो गुस्से में तो कोई भी नहीं है, गुस्से में तो कोई भी नहीं है यार। किसी ने बोलना नहीं देंगे, वैसे अपना लुच करना शुरू कर देते हो।
चलो कोई नहीं बोलेगा, दसो इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं बस मैंने बता दिया 14 मई को तो नहीं हो रहे। नहीं 14 मई को तो हम सारे एग्री कर रहे हैं नहीं हो रहे, लेकिन क्या आपको पंजाब केपी के इलेक्शन जनरल इलेक्शन से अलहदा होते नजर आ रहे हैं? नहीं अलहदा नहीं होंगे, इकट्ठे ही होंगे। और इकट्ठे सारे इलेक्शंस आपको अक्टूबर में नजर आ रहे हैं? अल्लाह करे हो जाए, लेकिन अभी जो जिस तरीके से आप लोग ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, फिर उसका रिएक्शन अवाम में आता है, फिर सियासतदानों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो जिस तरीके से गाली गलौज होती है और ट्रोलिंग होती है एक दूसरे की, तो आप समझ नहीं रहे मामला कहीं और डिसाइड होते हैं, लेकिन आप डिसीजन मेकर बनने की कोशिश करते हैं। आपका ख्याल है कि यू आर द किंग मेकर, क्योंकि आप मीडिया में हैं, तो आपकी वजह से जनाब आप कहाँ पे हैं मीर साहब? आप कहाँ पे हैं? आप किसी और जगह पे, आप मीडिया में नहीं है? भाईजान मैं अपनी औकात बहुत अर्सा पहले से पहचान चुका हूँ। जब बार बार मेरे पर पाबंदी लगती है, और आखिरी पाबंदी बगैर किसी अदालत के हुक्म के, बगैर पैमरा के हुक्म के 9 महीने पाबंदी नहीं, मुझे अपनी औकात का पता चल गया होगा। आपको भी पता लग जाना चाहिए। अभी तक पाबंदी लगी? आज आप परेशान लग रहे हैं अमीर साहब, खैरियत है? क्या बात है, आज आप परेशान लग रहे हैं? मुझे मैं आपका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है, उसकी वजह से परेशान हूँ कि अभी मैं कुलों में बैठा हूँ अनवर बेग साहब के, तो वो भी बेचारे इसी तरह हर वक्त परेशान रहते थे, ऊंची ऊंची बोलते थे। दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाकी दोस्त जो है ना वो बीमारियों से दूर रहे। चले आप सियासी बीमारियां तो या जिस्मानी बीमारियां? सियासी बीमारियों से दूर है। मैं ज़हनी बीमारियों से हाँ, मैं थैंक यू। ब्रेक में जाने से पहले मुझे मीर साहब समझ नहीं आई। मीर साहब क्या कह रहे थे? मीर साहब किसी बात से परेशान लग रहे हैं मुझे मीर साहब। अगर मीर साहब को टेंशन लग रही किसी चीज़ की, देखिए मैं उनकी बात पे तो नहीं जाना चाहता। मीर साहब चलो आज कल ठीक हो जाएंगे, शाम तक ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह 8 बजे तक। ये बात ठीक है। पहली सवाल तो यही है कि ये फील्डिंग किसने लगाई, किसने फैसला किया सास का फ़ोन टेप करना है, किसने फैसला किया कि जो टेपिंग हो गई है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, टीवी चैनलों ने फ़ोन करके क्या चलाओ। ये एक सवाल है, सेट ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन क्या इन लीक टेप्स को आपने कैसे ट्रीट करना है, ये दूसरा सवाल है। मीर साहब कहते हैं लोग मसला ये है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के जज सीरियस ले रहे हैं तो हम और आप कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है? बिल्कुल। उनके साथ ब्रदर जज की एक टेप आई थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका सोर्स क्या है, उन्होंने कहा पाजी टेप आ गई है एंड नोट्स आप फ्यूचर चीफ जस्टिस ने लिखा है यार, फ्यूचर चीफ जस्टिस ने लिखा है, सिटिंग चीफ जस्टिस इस मसले को हल करें। मैंने इसकी मिसाल एक ऐसी दी थी कि एक फुटबॉल क्लब के बारे में एक लीक हुई थी, उसने ईमेल्स हैक की, तो एक रिपोर्टर था 21 साल का लड़का है जिसने हैकिंग की, और बहुत सी इंफॉर्मेशन सामने आई फेयर प्ले और नॉन फेयर प्ले के बारे में। और जो एंकर था बुजुर्ग, उसने कहा कि ये उसको 21 साल कैद सज़ा हो सकती है। उसने कहा ये हीरो है या विलन है, ये फैसला आप कर लें। जो जिसने लीक्स की हैं मेरे लिए हीरो है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सामने लाया जो मुझे नहीं पता। अब आज आप एक सेट ऑफ लीक्स को देखकर ये कह सकते हैं कि ये मुझे बिल्कुल पसंद, ये इसका सोर्स क्या है। कल और आएगी कोई जो सूट करेंगी पोलिटिकली, किसी को कहेंगे देखें ये बिल्कुल ठीक है जी, तो फैसला कर लें कि आपने लीक्स को कंटेंट पे प्रिंसिपल कर लें, प्रिंसिपल फैसला कर। तो हर लीक किसी ना किसी के हक में और निकलती किसी वजह से निकलती है ना। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके मैं ये जानना मुनीब से भी बाकी दोस्तों से भी, अब ऑप्शंस क्या हैं? 27 को क्या हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट उस दिन बुला सकती है चीफ एग्जीक्यूटिव को? क्या उन सबको बुलाएगी? क्या उसी दिन उनसे पूछ के जवाब के इनकार में कंटेम्प्ट फारग कर सकती है कि शो कॉज नोटिस देगी? सुप्रीम कोर्ट के पास पत्ते क्या हैं? सियासी पत्ते तो सब ने खोल दिए। गवर्नमेंट वाले कहते हैं दुनिया देर के इधर हो जाए, हमने इलेक्शन नहीं कराना, हम एक दिन पे कराएंगे। नाम लेके चीफ जस्टिस साहब पे मौलाना फजल रहमान ने, जो PTM के हेड भी हैं, सरबराह हैं, उन्होंने नाम लेके कहा है कि ये इंटरेस्टेड पार्टी हैं जो हमें इमरान खान से बात करने पे मजबूर कर रहे हैं। एमल वली ने खौफनाक ट्वीट की 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 3 जजेस, चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मुनीब और थर्ड ये आप जो हैं एजाज़ुल हसन साहब, ये तीनों जजेस B टीम है PTI की, और ये एक इनफेमस बेंच है जो हमारे फैसले सुन रहा है। ये पोजीशंस खुल के आ गई हुई हैं। नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर होकर कहते हैं कि देखें हमें जूनियर जजेस इन्होंने लगवा लिए फ़ौज से क्या कि, और ये सर्टन अंडरस्टैंडिंग्स थी। तो पोजीशंस तो बड़ी क्लियर हैं। अब होगा क्या, क्योंकि हर चीज़ अब लगता है कि इस मुल्क की सियासत का फ़ैसला सियासतदानों के चेंबर से नहीं होगा, कोर्ट रूम 1 में होगा। तो उस पर आके बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। मुनीब, आपसे शुरू करते हैं यार, ये बताएं आप 27 को क्या हो सकता है, बिकॉज अब तो एवरी डे मैटर्स और गवर्नमेंट का एंगल बड़ा क्लियर है, हर गुजरता दिन उनको और टाइम दे देता है और उनका केस मजबूत होता जा रहा है कि जी अब तो 14 मई को नहीं हो सकता, अब ये टाइम कम हो गया, अब देखें उसको आगे बढ़ा लें, 2-3 महीने की गेम है। तो एवरी डे मैटर्स टू देम, इधर भी डेडलाइंस हैं। 27 को क्या हो सकता है? अच्छा, मेरे ख्याल में तो फौरी तौर पर 27 तारीख तक कोई ये डेडलॉक ना खत्म होगा तो ना नेगोशिएशन से कुछ निकलेगा। अदालत ने अपनी ऑप्शंस भी लिमिट कर दी हैं और वो जो एक पूरी ऑब्जर्वेशन उस दिन दी गई कि ये ब्रीफिंग हमें पहले दे दी जाती और बता दिया जाता और ये सब कुछ होता, वो मेरे ख्याल में इमटेरियल बातें हैं, पता सबको था क्या हो रहा है। और वो डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस की रिपोर्ट शोट भी आई हुई थी। नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड मैं क्लियर कर दूं, मेरे प्रोग्राम में कायरा साहब ने आके कहा, उन्होंने कहा कि जी आपको याद नहीं है, डिफेंस सेक्रेटरी ने आके कहा था कि हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देते हैं, फिर उनका आप रिपोर्ट भेज दें। उन्होंने कहा जी रिपोर्ट भेजी, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही वो शाम को मिली, अगले दिन इन्होंने फैसला सुना दिया और बाद में रिपोर्ट पढ़ी और सब कुछ किया। तो डिफेंस पहले भी दे रहा था ब्रीफिंग, कोर्ट ने नहीं ली। जी कोर्ट एग्जैक्टली मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो और डिफेंस सेक्रेटरी तक के लिए तो ये तक कह दिया था आप रिपोर्ट भेज दें, आपको आने की अब जरूरत नहीं है। वो खैर वहां पर जो भी जल्दबाजी थी या जो भी जिस तरीके से किया गया, देखिए उसमें कोई ये तो नहीं है ना कि किसी के को, मैं पहले भी कहता हूँ कि किसी को हाथ कोई साफ है, दोनों तरफ से। अब जो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और टाइप की पॉलिटिक्स हो रही है और ये हुकूमत तो सारी बात है, इन्होंने तो फिर मैंने कहा ना जी कि कोई कानूनी काम तो रह नहीं जाता, फिर तो आपने अपनी फायदे या मफाद के लिए आइन को भी इधर उधर करना है, कानून भी को भी तोड़ना है, फ्लेक्स कर अपने मसल फ्लेक्स करने हैं, अपने जो लिम्स हैं उनको इस्तेमाल करना है, बेशक वो किसी जगह पर भी हो। दूसरी बात यह है कि ऑप्शंस अब सुप्रीम कोर्ट के लिए यही है कि अगर 27 तारीख तक पॉलिटिकल कंसेंसस होगा नहीं तो वो ना फंड्स दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि वहां आ चुका है। तो पहले तो ये है कि अगर तो उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव से ही डायरेक्ट शुरू करना है तो बुलाने से बेहतर है, बुलाने से मुझे लगता है ज्यादा यो करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू करेंगे। वो भी अब उसके ऊपर के लिए आपने नहीं किया, हमारी बात को नहीं माना। गवर्नमेंट का या अटॉर्नी जनरल का डिफेंस ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने तो रिजेक्ट किया नहीं, ये तो पार्लियामान ने रिजेक्ट किया है, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को आप किस बात पर धरेंगे कंटेम्प्ट के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वही कंटेम्प्ट नोटिस अगर एट मैक्स शुरू करेंगे, वहां से शुरू करेंगे, या अगर इन्होंने थोड़ा सा उस काम को लिंगर ऑन करना है तो फिर शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बुलाएं, सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाएं, स्टेट बैंक के अमले को दोबारा बुलाएं और उन्हें कहें कि आपने हमारी हिदायत के ऊपर अमल नहीं की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर इफ दे वांट टू रियली गो फॉर द किल, और अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए करना है तो प्राइम मिनिस्टर का डिफेंस तो यही होगा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो रिजेक्ट ही नहीं किया, मैं नहीं कर सकता। आर्टिकल 82 पढ़े, 84 पढ़े, मैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, आपने जब खुद लिख दिया कि मैंने पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेनी है तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती है। तो अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल मुझे ना मिलती बाद में तो फिर उन पैसों की भरपाई कौन करेगा? अभी ये फंस जाएगी बात, यानी कि अभी ये मामला फंसेगा। काजी साहब ये बताएं, अभी इंटरेस्टिंग जुमला मुनीब ने कहा कि इफ दे वांट टू गो फॉर अ किल फिर तो और बात है, वरना ये मामला अभी सर्कल्स में जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर किल करना है तो उसके लिए उसको ज़रूरत है कि फ़ौज उसके साथ खड़ी हो, तभी इम्प्लीमेंट करवा सकती है ना 245 के तहत। जो इस वक्त तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट, पार्लियामान एक तरफ हैं, अदलिया और दूसरे बाकी लोग एक तरफ हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ये तसल्ली नहीं है कि हम अपना फ़ैसला इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे, तो क्या फिर वो एक्सट्रीम फ़ैसला लेंगे आपके ख्याल में? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं जो मेरी राय भी है और मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी है कि जो अताब बंदियाल साहब ने फ़ैसला किया है, मुझे लगता है कि उसके 2-4 महीने रह गए हैं, वो कोई भी जो है वो इस तरह की बात नहीं करेंगे जो उनके लिए आइंदा तारीख में, तो वो उसके साथ खेल रहे हैं। दूसरी बात, मुनीब साहब ने जो कानूनी इसकी बड़ी सराहत से उन्होंने वादे कर दिया, उसमें मेरे ख्याल में कोई इजाफे की ज़रूरत नहीं है। मगर एक तीसरी बात है, आई विल गो बियॉन्ड दैट। वो बात क्या है, एक बात ये भी याद रखिए, जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था तो यहाँ का ग्रोथ रेट 7% था। यहाँ पर आप किसी बड़े, यहाँ मटीरियल बेसिस ही मौजूद नहीं है किसी बड़े जबर की, यहाँ पर अपनी अपनी कांपे टांग रही हैं। ये वो देखें ना, जब 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगा था उस वक्त की मैशत निकाल के देखें, कर्जा कितना था आपके पास, $5 बिलियन भी नहीं था।
आपकी 7% ग्रोथ रेट था। खैर से इधर से अफगानिस्तान से हेरोइन का धंधा भी खूब चल रहा था, तो वो ट्रिकल डाउन। और जो जुल्फकार अली भुट्टो ने आपका क्या ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें देख के फैसला कर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, उन्होंने ये देख के फैसला नहीं करना उसके बारे में। मैं सुप्रीम कोर्ट का ये काम तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये वो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं रियल पॉलिटिक की बात कर रहा हूं। यहां पहले मैंने बात कर दी है कि ये 3 रुकनी बेंच पीछे हटता नजर नहीं आता, कम वट में मैं ये कह रहा हूं, ये वो मेरी बात है। उसके नीचे वो मुझे जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे पास थोड़ी बहुत। अब दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि क्या इलेक्शन भी इस मुल्क का हल है इसकी इंसॉल्वेंसी का? देखो कल खटमंडू से मेरी एक जाने वाली आई, जहां पे वो श्रीलंका से लोग आए थे, मैं कहानियां सुन के मैं रोने वाला हो गया कि लोगों का हशर क्या हो रहा है वहां पे जहां पे डिफॉल्ट हुआ है। और यहां की पार्टी, दूसरी बड़ी पार्टी के लीडर कह चुके हैं कंडिशनिंग अंदाज में कि डिफॉल्ट होता रहता है। और वजीर दिफा साहब ने भी हमें ये खुशखबरी सुना दी है। और देखो बंद गली में खड़े हैं ये सारे, ये कोई फैसला नहीं कर। ठीक है, ठीक। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये रूलिंग एलीट बंद गली में खड़ी है। ये अच्छा, मैं एक और बात, अनपॉपुलर बात, कि इलेक्शन भी कोई इलेक्शन हल है? इलेक्शन से $25 बिलियन आ देंगे जो आप इलेक्शन काजी साहब, इलेक्शन में बताता हूं हल कैसे है। इलेक्शन हल इसलिए है कि अगर एक 5 साल की गवर्नमेंट आएगी तो उसके पास वक्त होगा कि पहले 2-3 साल अनपॉपुलर डिसीजंस लें, जो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग करें, और चौथे 5 में उनका कुछ कहानी होगी बताने के लिए। ये अब इकोनॉमी मिनिमम 5 ईयर गवर्नमेंट ही कर सकती है, 1-1.5 साल की नहीं कर सकती, इसलिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। मुझे साइंसदानों को तो आपका बात समझ, मुझे काशिद नहीं और कोर्ट्स नहीं है सुनती। मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में मुझे अब ये बताएं, अगर कोर्ट को यकीन ना हो कि मैं अपना फैसला कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे, तो क्या चीफ जस्टिस उस इंतहा पे जाएंगे या जा सकते हैं जब कोर्ट डिवाइडेड है? कोर्ट यूनाइटेड होती कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोर्ट डिवाइडेड है। क्या इनके पास वो मॉरल अथॉरिटी या वो नंबर्स अथॉरिटी है कि ये कर लें, जो मेरे नज़दीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और सेकंड, क्या जैसे काजी साहब ने कहा कि जी 3 मेंबर बेंच नहीं हट सकता, लेकिन अगर क्या अब सोल्यूशन यही रह गया है कि एक फुल कोर्ट बेंच बन जाए ताकि वो एक कवर मिल जाए 3 मेंबर बेंच को भी, और उसका जो फैसला हो वो फिर उस वेटेज और इम्पैक्ट के साथ हो कि हर किसी को मानना पड़े, सियासतदान भी उसमें ड्रामा ना कर सकें और इंस्टीट्यूशंस को भी मानना पड़े। तो इज़ अ फुल कोर्ट नाउ द ओनली रिमेनिंग सोल्यूशन? वरना ये जैसे मुनीब ने बताया, ये तो अगरचे चुनाचे मोर ओवर सब चलता रहेगा। मेरा ख्याल है इस पे तो सारे एग्री कर चुके पहले दिन से कि फुल कोर्ट बन जाए तो किसी को ज़्यादा बेहतर होगा ना। लेट्स सी कौन किधर खड़ा है, ये भी देख लें, कौन इलेक्शन करवाना चाहता है, कौन नहीं कराना चाहता, ये भी फैसला हो जाए। मसला ये है कि क्या फुल कोर्ट बनाना इस वक्त, जो आपने पहले कहा कि अगर पीछे नहीं हटते तो क्या 3 रुकनी बेंच पीछे हट सकता है? अगर हटना चाहें तो फुल कोर्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन। हाँ एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि यार अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो फिर फुल कोर्ट बना देते हैं। यार लेट अपने शुरू लाइए, हमने कर दिया भाई, नहीं मानता कोई। बट डू दे वांट टू स्टेप बैक? असल सवाल ये है, क्या वो स्टेप बैक करना चाहेंगे? इवन इफ दे हैव टू स्टेप बैक, दे हैव टू फाइंड अ वे, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पहला सवाल ये कि क्या वो करना चाहते हैं? अगर तो वो करना चाहते हो तो रास्ता यही है। अगर करना ना चाहते तो फिर उस दिन ये लीडरों को क्यों कहते हैं आप उसमें बात करें, हमारे पास और कोर्ट आपकी सहूलत करेगी। अगर आप लोग वो तो इस हद तक गए हैं फ्रैंकली कि ये, बल्कि ब्रेक के बाद मैं मुनीब से पूछूंगा, मेरे नज़दीक तो ये उनके पास पावर भी नहीं है कि अगर आप फैसला कर लें तो हम तारीखों में कोर्ट कर सकती है। कानून आइन से बाहर तो कोर्ट कहाँ से कर सकती है? वो तो उस हद तक जाने पे तैयार है, तो इसका मतलब है ना कि फिर हटना चाहते हैं। देखिए ये आखिरी दिन की जो डेवलपमेंट्स थी, आपकी बात ठीक है, बातचीत का ऑप्शन देना, क्या नाम बैठे हैं 4 बजे बैठेंगे, मुझे लगा कि कोर्ट 2 कदम पीछे हटी है। फिर ये बात कि ईद भी गुजरी है बीच में, इफ़ आई वॉज टू, अगर मुझे नहीं लगता कोर्ट पीछे हटना चाहती। चले हम ब्रेक ले लेते हैं ताकि डिटेल में जवाब ले लेंगे। आई नो ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बट आई थिंक वी मस्ट गिव अस। ब्रेक के बाद आगे देखते हैं कि क्या कोर्ट हटना चाहती है, और अगर कोर्ट हटना चाहती भी है क्या हट भी सकती है, और क्या कोर्ट के पास ये ऑप्शंस हैं कि वो अपना आइन पेश करना शुरू कर देगा, मिलके बैठ जाएं पार्लियामेंट से बाहर और कोर्ट आपको सहूलत देगी, या 90 दिन है या नहीं है, या लीगल है या इलीगल है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक टू द शो। मुनीब, ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि क्या कोर्ट अगर हटना चाहे तो कोर्ट के पास मैनूवरिंग रूम है ये अपना मई 14 वाले फैसले से हटने का, कि फुल बेंच बना के हट सकती है? क्या कोई ऑप्शन है हटने का? देखिए, अपने ही फैसलों को रिव्यू करने का इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन ये सारे इंटरिम ऑर्डर्स हैं, ये कोई कंक्लूसिव जजमेंट तो भी आई नहीं है मालिक साहब। लेकिन जिस जगह पर कोर्ट चली गई है, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी थोड़ा सा बैक ट्रैक करना, थोड़ा पीछे हटना, क्योंकि अदालत ने पिछले जो लास्ट हियरिंग हुई है उसके अंदर भी बार बार एक ही बात जजेस कह रहे थे कि जी ये याद रखिए कि आपके पास इख्तियार नहीं है पोलिंग की तारीख तब्दील करने का, ये हमारे पास इख्तियार है। अब पोलिंग की तारीख क्या यही बेंच खुद तब्दील कर देगा? और उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए हम गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन जो आप अक्टूबर की रट लगा रहे हैं वो जिद तो पूरी नहीं की जा सकती। तो मुमकिन है अदालत ये कह दे कि यार मुझे एक बात बताएं आप, मैं इसलिए आपसे पूछा मुनीब कि आप लॉयर भी हैं, ये फिर आइन की वो कदगन कहाँ गई कि अच्छा नहीं आप अक्टूबर कह रहे हैं, अक्टूबर नहीं हम आपको देंगे, आप जून में कर लें, तो फिर वो 90 दिन और ये बहस खत्म हो गई। मालिक साहब, बात यह है कि जब 1 मार्च का ऑर्डर आया था ना, जिससे अभी भी ये बहस है कि वो 4 रुकनी था, 4-3 का था या 3-2 का था, उसमें ही अगर आप देखें तो टेसिटली तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इन्वोक हो गया था ना। इट्स एन आर्ग्यूमेंट कि जब आप ये लिख देते हैं कि जी वो मुमकिन तो नहीं है अप्रैल की 19 को होना, तो बेरस मिनिमम डिविएशन के साथ आप ये कर लें। देखिए, बेरस मिनिमम डिविएशन आइन के अंदर ये रूप दर्ज नहीं है, तो इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के लिए बेरस मिनिमम डिविएशन कुड बी 5 days, कुड बी 5 weeks, कुड बी 5 months। तेरी हमने जो बेरस मिनिमम डिविएशन की है और हमने देखा है कि जो हमारे पास वसाइल और सब कुछ मुहैया हो सकता है वो 5 महीने है, तो हमने अदालत का हुक्म मान लिया है। अब अगर अदालत उसकी खुद इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दे कि नहीं बेरस मिनिमम डिविएशन तो वो थी जो बाद में इलेक्शन कमीशन ने दे दी और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, ये हमारा इख्तियार है कि हमने जो बताना है, जाहिर बात है अदालत फिर खुद स्पेस क्रिएट कर रही है ना। अदालत ने तो क्या अदालत के लिए क्या फेस सेविंग वे आउट फुल बेंच है? फुल बेंच फेस सेविंग था मालिक साहब, अभी अगर करेंगे तो वो मैं अदालत के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन वो गंडे और छितर वाला मिसाल आ जाती है कि वो भी खाए और वो भी खाए, तो कह तो खैर मैंने दिया ही है, लेकिन तो फिर होगा क्या? फिर तो हम फिर यही है कि या कंटेम्प्ट लगाए या ना लगाए, फिर यही है कि कंटेम्प्ट लगा के इम्प्लीमेंट हो, यही होगा। फिर बात यह है मालिक साहब, जब यूसुफ रजा गिलानी पे कंटेम्प्ट लगी तो सुप्रीम कोर्ट यूनिजन में था, 17 जज जिन्होंने एनआरओ को उड़ाया था उसके बाद भी और इंस्टीट्यूशन भी उनके साथ था। एग्जैक्टली वो उनके साथ था, सारा कुछ साजी का रगड़ा देना है, फारग करना है। बेशक वो 2 नंबरी थी जो गवर्नमेंट करती, लेकिन आज वो हालात नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेटर डिवीजन मौजूद है। आज मुस्तफा इम्पैक्ट केस यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के बाद आया। आज फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, एंड दे हैव अ वेरी अपैरेंटली दे हैव अ स्ट्रांग आर्गुमेंट कि हमने रिजेक्ट नहीं किया, पार्लियामान ने किया, फिर करा लो पार्लियामान नो, फिर करो उन्होंने फारिग कर या फिर क्या स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, जाने दें यार। क्या स्टैंडिंग कमेटी ये तो नहीं हो मसला ये है कि दिस इज हार्डली अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। आइन के खिलाफ पार्लियामान करारदाद मंजूर कर ले, कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है यार? नहीं, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। मैं कह रहा हूँ कि जब आप किसी जगह पर आप बहस करते हैं तो जो दोनों के आर्गुमेंट्स आपके सामने रखते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी, मैं जरा इसका मुनी पॉलिटिकल एंगल भी करना चाह रहा हूँ, वक्त थोड़ा है। पिछले दौरान इंटरव्यू दिया ज़रदारी साहब ने, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है शायद इसी जुमले के लिए इंटरव्यू दिया। उनसे पूछा गया कि अगला वज़ीर आज़म सिंध से हो सकता है, उनका क्यों नहीं हो सकता है? अगर ये गवर्नमेंट सैक होती है, अगर चीफ प्राइम मिनिस्टर फारिग होते हैं कंटेम्प्ट में, वॉटेवर, दोबारा हाउस होगा, उनका पहली दफ़ा हमने इसलिए कहा शहबाज साहब को उनकी पार्टी सबसे बड़ी थी। अगर ये गवर्नमेंट सैक होती है, क्या बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं अगर उनको ये पता हो कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होने कम अज़ कम आगे, कि नहीं बनेगा? मुश्किल है। वजह यह है कि एक वज़ीर आज़म घर भेज के सुप्रीम कोर्ट घर थोड़ी बैठ जाएगी, वो अगले वज़ीर आज़म से कहेगी इलेक्शन कराओ। क्या बिलावल साहब ने भी कंटेम्प्ट लगवानी है? तो राजा परवेज़ साहब ने ख़त लिख दिया था ना, अगर अगला बंदा कहता है कि जी ठीक है मैं आ गया हूँ, मैंने हालात देखे हैं सर, उसमें 15-10 दिन तो गुजर जाएंगे ना सर, हम सितंबर में करा देते हैं, आप बताएं। वाह, वो तकरीर कर देगा मालिक साहब। जी काजी साहब। मालिक साहब, एक बात मैं थोड़ा सा ज़रा माहौल को लाइट करना चाहता हूँ।
कि मुशायरे सुनो फिर से। में मिराज खालिद वज़ीर आज़म बैठे थे, वो गाना ही समझे इसको काशिफ साहब। मिराज खालिद साहब वज़ीर आज़म थे और वहाँ पे मुशायरा था, तो मन्नू भाई को कहा गया कि जी बड़े अच्छे शायर अब तशरीफ़ लाएंगे, तो उन्होंने आके फरमाया मैं इतना की शायर हूँ जितने मिराज खालिद साहब वज़ीर आज़म ने, लिहाजा ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आ जाएं या ये आ जाएं। मेरे ख्याल में ये गाने से अच्छा लगा होगा आपको काशिफ साहब। तो बात ये नहीं है, बात यहाँ पे एग्जिस्टेंस इस रियासत की एग्जिस्टेंस की है। बात यहाँ पे ये है कि जिस पे आंखें बंद करके रोज़ जो हम मैंने हफीज़ पाशा साहब से एक सवाल किया और मैंने कहा कि जिस समत हम जा रहे हैं कि ये स्क्रीनों पे जो आजकल थीम चल रहे हैं, इलेक्शन नो इलेक्शन बिलावल फलां बिलावल, फिर क्या कहानियाँ होंगी। तो वो बाकायदा रोज़ ये आंसू से कि जिस तरफ ये विलफुल डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल में चलता रहे ये कहानी भी, मगर ये कहानी अब ज़्यादा देर इन स्क्रीनों पर नहीं रहेगी और मैशत का जो बिखरा हुआ स्क्रिप्ट है इनके सारे स्क्रिप्ट के चिथड़े कर देगा। थैंक यू। नहीं बात ठीक है। इसी पे आई थिंक अपने तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। आई थिंक ये चीज़ बड़ी क्लियर है। मुझे तो इस तमाम सारे मसले में एतमाद से ज़्यादा प्रॉब्लम जो बेएतबारी है उस पर है। आई थिंक अगर इस सबका आपस में एतमाद हो जाए या ट्रस्ट बन जाए, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो खान साहब का और एक मिसट्रस्ट इंस्टीट्यूशनल है वो अगर कम ना हुआ। आई थिंक अगर वो इंस्टीट्यूशनल मिसट्रस्ट खान साहब का और उनका जो फ़र्क है बहुत बड़ा, ये कम हो जाए तो इलेक्शंस भी होते नज़र आते हैं, टाइम भी नज़र आता है। बिकॉज अगर हम सबकी बातें मान लें, तारर साहब की बातें मान लें, तो पता लगा है कि एक वक्त के इंस्टीट्यूशनल हेड ने जजेस लगवा दिए, उनको चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया, उन्होंने जजेस लगवा दिए। अगर इमरान खान साहब की बात मान लें अपनी, तो जब उनको वोट चाहिए था तो इंस्टीट्यूशनल ने उनको वोट दिलवा दिए। लेटेस्ट इंटरव्यू सुने तो उनके कहने पे शायद उन्होंने गवर्नमेंट्स गिरा दी। तो अगर इशू फिर क्या है, एक ही कॉमन थ्रेड नज़र आता है, वो नज़र आता है कि असल इशू है खान साहब का और इंस्टीट्यूशन का मिसट्रस्ट। आई थिंक अगर ये मिसट्रस्ट कम हो जाता है तो शायद इस मुल्क के सियासी मामलात की मुश्किलात भी कम हो जाएं, और ये जो कानूनी एक चक्कर में फंस गई है सुप्रीम कोर्ट भी और बाकी लोग भी, शायद इसमें डिज़ास्टर हुए बग़ैर कोई इलाज निकल आए। ये है नटशेल में बात। होता है नहीं होता ये तो वक्त ही बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।